Hello everyone, I am Dr. Sheetal Pandey. I am fertility and IVF consultant at Veda Fertility and Urology Care at Mira Road. So today we are going to talk about what is IVF, what is ICSI. This is the commonest question we get from patients. मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी जब हम IVF कर रहे होते हैं इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन फ्रॉम मेल एंड द फीमेल पार्टनर. फीमेल पार्टनर से कुछ एग्स लिए जाते हैं, हस्बैंड से स्पर्म्स लिए जाते हैं. एग्स और स्पर्म्स को लैब में एम्ब्रियोलॉजी जो आईवीएफ के अंदर एम्ब्रियोलॉजी लैब होती है जिसमें बेसिकली बेबी मेकिंग का काम होता है. वाइफ से लिए गए एग्स, हस्बैंड से लिए गए स्पर्म्स को एक पेट्री डिश में साथ में रख दिया जाता है कुछ हाई क्वालिटी कल्चर मीडियाज़ में, और इस डिश को इंक्यूबेटर्स में रख दिया जाता है और वहाँ पे एग स्पॉन्टेनियसली स्पर्म से फर्टिलाइज होकर बेबी में कन्वर्ट होता है. इसे कहते हैं आईवीएफ. व्हाट इज़ ICSI? ICSI जो कॉमनली पेशेंट्स हमारे पास आके पूछते हैं. ICSI एक स्टेप आगे है IVF से, जिसमें अगेन सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे जो मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में बताने वाली हूँ. फीमेल पार्टनर से एग्स लिए जाएंगे, मेल पार्टनर से हस्बैंड से स्पर्म्स लिए जाएंगे और इन्हें अपने आप फर्टिलाइज होने के लिए न छोड़ते हुए एक एक एग में एक स्पर्म ICSI मशीन की मदद से एक स्पर्म हर अंडे में इंजेक्ट किया जाता है. ICSI मशीन की मदद से हम देख पाते हैं कि एग का मैच्योरिटी कितना है. ICSI मशीन का जो रेजोल्यूशन होता है वो इतना हाई पावर होता है कि हम स्पर्म की क्वालिटी मॉर्फोलॉजी को चेक कर पाते हैं और बेस्ट स्पर्म को सिलेक्ट कर पाते हैं. उस बेस्ट स्पर्म को सिलेक्ट करके एग के अंदर इंजेक्ट करके फर्टिलाइज करने का प्रयत्न किया जाता है. सो आफ्टर इंजेक्शन, सो इट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. अगर हम मेडिकली इसे डिकोड करें तो एक एग में एक स्पर्म इंजेक्ट करके अगेन पेट्री डिशेस में जिनमें हाई क्वालिटी कल्चर मीडिया होता है जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर द एम्ब्रियो टू फॉर्म, द बेबी टू फॉर्म एंड ग्रो. फिर इन्हें इंक्यूबेटर्स में रख दिया जाता है. इंक्यूबेटर्स एक कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आईवीएफ लेबोरेटरी में पाए जाते हैं जिनका आंतरिक वातावरण नियरली वुमेन के गर्भ जैसा होता है, वेरी मच लाइक वुमेन्स यूट्रस, जिसमें सही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की राइट प्रोपोर्शनेट मात्रा में उसे रखते हुए हाई क्वालिटी कल्चर मीडिया में उन सेल्स को इंक्यूबेटर में जब हम रख देते हैं तो द एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी फर्टाइल फॉर देम. और जिन एग्स को हमने इंजेक्ट किया है ICSI की मदद से या IVF की मदद से स्पॉन्टेनियस फर्टिलाइज होने के लिए दिया है, उनकी ग्रोथ के लिए वो वातावरण एकदम ऑप्टिमम होता है. ICSI करने के बाद या IVF के लिए पेट्री डिश में रखने के बाद 24 घंटे बाद, 18 से 24 घंटे के बीच में एक्चुअली हमें ये चेक करना होता है कि कितने अंडे फर्टिलाइज हो गए, चाहे वो IVF से अपने आप एग्स के अंदर स्पर्म गए हों या हमने ICSI करके एक एक स्पर्म को एग के अंदर छोड़ा हो. तो अंदाजन 18वें घंटे पर हम पहली बार देख पाते हैं कि कौन कौन से एग्स फर्टिलाइज हुए. मानो हमने 10 अंडों को फर्टिलाइज करने की कोशिश करी. अगर अंडे और स्पर्म की क्वालिटी स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है, तो कई बार सारे एग्स भी फर्टिलाइज हो जाते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ ICSI ऐसा पाया गया है कि जहाँ हम अच्छे से स्पर्म सिलेक्ट कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ वेज जाकर के इंजेक्ट कर रहे हैं, ऑप्टिमम मोर देन 70% फर्टिलाइजेशन रेट मिलता है, अनलेस एंड अनटिल स्पर्म या एग में कोई सिवियर डिफॉर्मिटी हो. सो इस तरीके से इन शॉर्ट किया जाता है IVF या ICSI. अब ये क्यों किया जाता है इसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगी. कब किसी पेशेंट या किसी कपल को IVF या ICSI के लिए जाने की ज़रूरत पड़ती है, और हाँ, उसके पहले ये ज़रूर बता देना चाहूँगी कि नाउअडेज मैक्सिमम पेशेंट्स में ICSI का प्रोसीजर किया जाता है. क्यों? इस बात के डर से कि यदि हम एग और स्पर्म को खुद फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ दें और यदि वो फर्टिलाइज होने में सक्षम नहीं रहे तो हमारी पूरी साइकिल, जिसमें पेशेंट के काफ़ी पैसे भी लगे होते हैं, काफ़ी इंजेक्शंस भी लिया होता है, काफ़ी शारीरिक भी इन्वॉल्वमेंट, मानसिक इन्वॉल्वमेंट हुआ होता है, तो हमें चाहिए होता है कि जल्द से जल्द हम उनके अच्छे एम्ब्रायोस मतलब बच्चे भ्रूण निर्माण करें और उस पेशेंट को प्रेगनेंसी का गिफ्ट दे पाएँ. सो मोस्ट ऑफ द सेंटर्स हैव शिफ्टेड टू ICSI. यही एम्ब्रियोलॉजिस्ट की भी सलाह होती है क्योंकि हमें फेल्यूर ऑफ फर्टिलाइजेशन जहाँ तक पॉसिबल है लैब में नहीं चाहिए होता है. IVF आज भी कई सेंटर्स करते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें पहले से प्रेगनेंसी हो चुकी है. हम जानते हैं कि वो कपल सक्षम है फर्टिलाइज होने के. उन पेशेंट में कोई बेसिक प्रॉब्लम जैसे दोनों तरफ की नलियों में ब्लॉकेज हो जाना, इस तरह के इश्यूज़ हैं जहाँ हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि फर्टिलाइज हो जाएगा, तो इन केसेस में IVF का इस्तेमाल होता है. अदरवाइज ICSI हैज़ बिकम द time tested procedure now and most preferred one by IVF consultant and embryologist. अब किन पेशेंटों को IVF या ICSI की ज़रूरत पड़ेगी?
यदि मेल पार्टनर में हम पाते हैं कि स्पर्म काउंट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं 15-20 मिलियन के ऊपर होना चाहिए, दिस इज़ द मिनिमम मात्रा जो मैं बात कर रही हूँ। यदि 10 मिलियन से परसिस्टेंटली मेल का काउंट कम दिखा रहा है या उससे ज़्यादा होने के बाद भी बाकी बेसिक ट्रीटमेंट्स फेल हो चुके हैं, नेचुरल ट्रायल्स IUIs, तब IVF की या ICSI की ज़रूरत पड़ती है। 10 million and below the sperm count, first line of management will be definitely, when we take the patient for IVF, definitely we have to perform ICSI. एंड कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मेल की स्पर्म की मात्रा शून्य पाई जाती है, पर जब उनके फर्दर इवैल्यूएशंस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उनके टेस्टिस के अंदर, मतलब गोली के अंदर स्पर्म बन रहे हैं, पर किसी कारण से वो स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहे हैं। नली जो स्पर्म को बाहर के रास्ते में छोड़ती है उसमें किसी किस्म का ब्लॉकेज है। तो उन पेशेंट्स में टेस्टिस में से स्पर्म को निकाल करके हम यूज़ कर सकते हैं उन्हें अपना स्वयं का बेबी देने के लिए, जिसमें भी हमें ICSI करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम फीमेल पार्टनर की बात करें तो मोस्ट कॉमन रीज़न जो पाया जाता है या जिससे IVF ICSI की शुरुआत हुई थी, IVF की रादर, दोनों तरफ की नलियों में ब्लॉकेज। हम जानते हैं कि औरतों के शरीर में गर्भ होता है, दोनों तरफ नलियाँ होती हैं, दोनों तरफ अंडेदानी होती है। अंडेदानी में से अंडा निकलकर नली के मार्ग से होकर के गर्भ में आता है। तो यदि नलियों में ब्लॉकेज है, दोनों ओर की नलियों में ब्लॉकेज है, तो एग और स्पर्म आपस में नहीं मिल पाएंगे। तो यही प्रोसीजर हम लैब में करते हैं, जहाँ विमेन के एग लेकर के, हस्बैंड के स्पर्म लेकर के हम फर्टिलाइज करेंगे IVF या ICSI, जो भी उस केस के लिए सुइटेबल पाया जाएगा। फीमेल में ये कॉमन रीज़न होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर डिसीजेस जो कॉमन मात्रा में पाई जाती हैं, TB, एंडोमेट्रियोसिस, PCOS, ये पेशेंट्स जब अदर बेसिक ट्रीटमेंट्स फेल कर चुके होते हैं, नेचुरल ट्रायल्स कहें या IUI कहें, तो इन पेशेंट्स को हमें IVF ICSI के लिए लेना पड़ता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन इंडिकेशंस बन चुके हैं नाउअडेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी केसेस होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स में बार बार जेनेटिकली अबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही है, तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं। ये पेशेंट भी IVF और ICSI की मदद ले करके एम्ब्रियोज निर्माण करके उन एम्ब्रियोज का टेस्ट हो जाता है कि क्या इनमें भी वो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है। जो एम्ब्रियोज जेनेटिकली हेल्दी पाए जाते हैं उन्हीं एम्ब्रियोज को गर्भ में ट्रांसफ़र करके पेशेंट को एक हेल्दी प्रेगनेंसी दे सकते हैं। सो इनफर्टिलिटी के अलावा जिन पेशेंटों में बार बार अबनॉर्मल प्रेगनेंसीज हो रही हैं, वो भी IVF ICSI की मदद से एक हेल्दी प्रेगनेंसी पा सकते हैं। अब IVF और ICSI करने के पहले किन जांचों की ज़रूरत है, व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस नीडेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहले हम मेल पार्टनर के बारे में बात करें तो मेल पार्टनर का स्पर्म टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमें काउंट, मोटिलिटी, स्पर्म क्वालिटी एट्सेट्रा चीज़ें जाननी है। इसके अलावा बेसिक ब्लड टेस्ट, डेफिनेटली वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द इन्फेक्शन स्टेटस। सो मेल पार्टनर का HIV, HBsAg, NTHCV, ये कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो एक से अगले को ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो ये सभी मेल पार्टनर्स के किए जाते हैं। यदि किसी पेशेंट में वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उनके प्रोसीजर को अलग से वर्किंग स्टेशन पे हैंडल किया जाता है ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। सो मेल के बेसिक ब्लड टेस्ट, अगर मेल डायबिटिक हैं, उन्हें थायराइड है, तो इन चीज़ों का करेक्शन करना, और उसके अलावा बेसिक स्पर्म काउंट की हमें ज़रूरत होती है। डिपेंडिंग ऑन द स्पर्म काउंट जो नेसेसरी वाइटामिन देने हैं वो देने हैं। सो इस तरीके से हमें देखना है कि इसके पहले कि हम पेशेंट को IVF ICSI के लिए लें, जो नेसेसरी मेडिसिन और रेमेडीज़ देने की ज़रूरत थी, जिसे हम कहते हैं प्रिपरेशन फेज़, वो हम ढंग से पूरा कर सकें। अब हम फीमेल पार्टनर के बारे में बात करेंगे। फीमेल पार्टनर को जब हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं IVF ICSI के लिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें उनका हार्मोनल इवैल्यूएशन जानना जरूरी है। पीरियड के 2nd या 3rd डे जो हमें हार्मोन्स जानने हैं, FSH, LH, थायराइड, प्रोलैक्टिन, E2, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वैल्यूज़, जो हमें मदद करते हैं कि हमें कितनी मात्रा में इंजेक्शंस देने हैं अंडे बनने के लिए। इसके अलावा उनका जनरल हेल्थ चेक भी जानना ज़रूरी है। बेसिक ब्लड टेस्ट, आई मीन टू से सिमिलरली एनी इन्फेक्शन पैनल, HIV, HBsAg, HCV एट्सेट्रा काइंड ऑफ। उसके अलावा हीमोग्लोबिन स्टेटस, शुगर स्टेटस, लिवर टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये बेसिक टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ये जानने के लिए कि पेशेंट IVF के लिए फिट है और IVF होने के बाद आने वाली प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए फिट है। सो बेसिक टेस्ट एंड हार्मोनल टेस्ट। इसके अलावा फीमेल का इंटरनल सोनोग्राफी होता है जिसे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। 3D सोनोग्राफी कई IVF कंसल्टेंट करना प्रेफर करते हैं, जो मैं भी हमेशा ही करती हूँ जिन भी पेशेंट्स को मैं IVF के लिए लेना चाह रही हूँ। गर्भ की कैविटी को पहले ही देख लेना, समझ लेना ज़रूरी है। यदि कैविटी बेहतर है तो हमारे IVF के सक्सेस रेट के चांसेस बहुत बेहतर होंगे। यदि कैविटी में किसी किस्म की दिक्कत है, किसी किस्म के एडेशंस हैं, पॉलिप हैं, तो पहले ही उन्हें ऑपरेट करके हमें निकाल देना चाहिए ताकि हमारे IVF के रास्ते में और रिजल्ट को अफेक्ट वो ना करें। इसके अलावा फीमेल्स की ओवरीज को सोनोग्राफी में चेक करना, उनका एग काउंट कितना है,
बीज हमें दिखाई देते हैं जब हम इंटरनल सोनोग्राफी करते हैं, तो बीज की मात्रा चेक करना वो फिर से हमें मदद करेगा इंजेक्शन का डोज डिसाइड करने में। इसके अलावा ओवरीज का सिचुएशन, किस नॉर्मली वो प्लेस्ड हैं या किसी किस्म के इन्फेक्शन की वजह से ओवरीज गर्भ के ऊपर की तरफ या ऊंचाई पर कहीं चिपकी हुई हैं, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जिन पेशेंट्स के मल्टीपल पहले की सर्जरीज हों या इन्फेक्शन हुए हों। यदि ओवरीज अबनॉर्मल जगहों पे चिपकी हुई होंगी तो एग निकालना आईवीएफ के प्रोसीजर के टाइम पर मुश्किल भरा हो जाता है। तो पहले ही इन चीज़ों को चेक करके, हाँ यदि है सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम तो उन्हें पहले ही करेक्ट करके फिर हमें पेशेंट को आईवीएफ के लिए लेना होता है। तो इस तरीके से हमें मेल एज वेल एज फीमेल पार्टनर को पहले ही चेक करके कोई भी दिक्कतें जो हमारे रास्ते में आ सकती हैं उन्हें पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए। अब आईवीएफ होता कैसे है? हमारा पेशेंट प्रिपेयर है, कपल प्रिपेयर है, फीमेल एज वेल एज मेल पार्टनर का बेसिक इवैल्यूएशन हो गया, बेसिक मेडिकेशन जो हमें देने थे वो हमने दे दिए। नाउ वील गो फॉर टेक्निकलिटी ऑफ द प्रोसीजर। सो दिस टेक्निकलिटी ऑफ द प्रोसीजर स्टार्ट्स राइट फ्रॉम सेकेंड और थर्ड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस लेडी को आईवीएफ कराना है, समझो हमने इस महीने में कराने का प्लान किया है, तो पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से इंजेक्शंस जो हम कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स इज द साइंटिफिक टर्म, जो अंडे बनने के काम आते हैं, उस पेशेंट की प्रोफाइल के हिसाब से, उसके हार्मोनल टेस्ट के हिसाब से किन डोसेज की आवश्यकता है ये डिसाइड कर लिया जाता है और वो इंजेक्शंस पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से शुरू कर दिए जाते हैं। अंदाज़न 9 से 10 दिन तक के इंजेक्शन चलते हैं। कुछ पेशेंटों में यदि एग ग्रोथ थोड़ी स्लो है, जो अपेक्षित है, जिसमें कोई चिंता की बात नहीं, अंदाज़न 12 दिन तक के भी इन इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। ये इंजेक्शंस डेली दिए जाते हैं। कई लोग काफ़ी घबराते हैं कि इन इंजेक्शनों से वेट गेन हो जाएगा या कोई कैंसर हो जाएगा। बहुत अतिरिक्त ज़्यादा मात्रा में रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं कि ये इंजेक्शन से आपको कोई सी किस्म का कैंसर या लॉन्ग टर्म बीमारियां नहीं होती हैं। हमें इस भ्रम से बाहर आना होगा, अदरवाइज़ आप खुल करके इन चीज़ों के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे और शायद आपके भविष्य में आने वाली प्रेगनेंसी से आप वंचित रह जाएंगे। सो इंजेक्शंस देने के साथ साथ हमें सोनोग्राफी भी करी जाती है, जिसे हम फॉलिकल स्टडी कहते हैं, जो भी ट्रांसवेजाइनली होती है। इंजेक्शंस के अलावा हमें फॉलिकल करके देखते रहना होता है साइड बाय साइड कि एग का स्टेटस क्या है, फॉलिकल्स का सॉरी। तो जैसे ही फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं, जिन्हें हम 18 मिलीमीटर एवरेज पकड़ के चलते हैं, जब इस साइज़ के फॉलिकल्स हो जाते हैं मतलब फॉलिकल्स तैयार हैं, जो जनरली 9 से 10 दिन के इंजेक्शन में हो जाता है। फॉलिकल्स तैयार होने के बाद एक अंतिम इंजेक्शन लगता है फॉलिकल्स को राइप करने के लिए, फाइनल मेच्योरिटी के लिए, जिसे हम ट्रिगर डोज कहते हैं, वी द आईवीएफ कंसल्टेंट्स कॉमनली। ट्रिगर डोज लगने के अंदाजन 35 से 36 घंटे के बाद एग निकालने की प्रक्रिया की जाती है, जो अंडर एनेस्थीसिया होती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट जीए, जो अंदाजन 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है, जिसमें पेशेंट को शॉर्ट जीए दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया। इंटरनल स्कैन करते हुए सोनोग्राफी के प्रोब के थ्रू ही एक निडल गाइड होता है, जिसके थ्रू एक बारीक सी निडल पंक्चर, जैसे हम पेशेंट का ब्लड निकाल सकते हैं, सभी ने अपनी लाइफ में कभी न कभी ब्लड सैंपल दिया होगा, सिमिलरली वैसा ही पंक्चर वेजाइनल कैविटी में होता है। जो निडल वेजाइनल कैविटी से होते हुए अंडेदानी के अंदर जाती है और एग्स को सक्शन आउट कर लिया जाता है। एक ट्यूब में उस फॉलिकल से आने वाले सारे पानी को जमा कर लिया जाता है और उस ट्यूब में से एग्स खोजने का काम एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे दिया जाता है। ये प्रोसीजर बिना किसी टाको के होता है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। एब्सोल्युटली डे केयर होता है, पेशेंट डज नॉट गेट एनी पेन आफ्टर द प्रोसीजर। आज तक हार्डली किसी पेशेंट ने पेन किलर की डिमांड की होगी। सो एक फॉलिकुलर ड्रेनेज करने के बाद जो हमने फॉलिकुलर फ्लूइड निकाला है, उसे हम फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंडल करने के लिए देते हैं। माइक्रोस्कोप के अंडर एम्ब्रियोलॉजिस्ट उस फ्लूइड को स्क्रीन करते हैं, उसमें से एग के जो ओसीसी कॉम्प्लेक्स कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, एग्स को निकालते सेपरेट करते हैं। एक पेट्री डिश में सारे एग्स जमा कर लिए जाते हैं, उसके बाद उनका मैच्योरिटी चेक किया जाता है। मीनवाइल हस्बैंड से स्पर्म सैंपल ले करके उसे वॉश करके प्रिपेयर कर लिया होता है ऑलरेडी। अब हमारे पास फीमेल्स पार्टनर से मिले हुए एग्स और हस्बैंड से मिले हुए स्पर्म्स अवेलेबल हैं। अब इक्सी मशीन की मदद से एक एक एग में एक एक स्पर्म इंजेक्ट करके इक्सी करके फर्टिलाइज करने का प्रयत्न किया जाता है। या हमने अगर उस पेशेंट में आईवीएफ प्लान किया है तो पेट्री डिश में एग्स और स्पर्म को एक्यूमुलेट करके इनक्यूबेटर्स में फर्टिलाइज होने के लिए रख दिया जाता है। इस तरीके से होता है बेसिकली आईवीएफ एंड इक्सी प्रोसीजर। करने के 24 घंटे बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक पेशेंट को बता पाते हैं कि आपके कितने अंडे बेबी में कन्वर्ट हो पाए हैं। एम्ब्रियो कहना चाहिए, बेबी विल नॉट बी द राइट टर्म एट दिस स्टेज। और उसके बाद इनको ग्रो किया जाता है। वर्ल्ड में एज ऑफ नाउ
अप टू डे 5 एम्ब्रियोज को ग्रो किया जाता है। तो हर क्लिनिक की अपनी वर्किंग प्रोटोकॉल होती है। कुछ लोग डे 2 तक, कुछ लोग डे 3 तक और कुछ क्लिनिक्स डे 5 तक एम्ब्रियोज को ग्रो करते हैं। डेफिनेटली इट इज़ प्रूवन बियॉन्ड डाउट कि जब हम डे 5 तक एम्ब्रियोज को ग्रो करते हैं तो उनका इम्प्लांटेशन पोटेंशियल मीन्स गर्भ में चिपकने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। सो डे 5 तक ग्रो किए एम्ब्रियोज, जिन्हें हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उनका इम्प्लांट होने का चांस नियरली 60% होता है जब हम गर्भ में रिप्लेस करते हैं। So this is all about IVF and ICSI in short. So if you have any queries about this particular video, do comment us in the comment box or mail us. We will be happy to reply you. Thank you.